गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज रमन स्पेक्ट्रा शुरू करेंगे और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे। तो रमन स्पेक्ट्रा जो है वो और सारे स्पेक्ट्रा से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये बेस है स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन के, विकिरण की प्रकीर्णन से संबंधित है, स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन के। जबकि सारे स्पेक्ट्रा है वो बेस्ड है ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन बाय द सैंपल। तो क्या मतलब हुआ कि दिस स्पेक्ट्रा इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन एंड नॉट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन बाय द सैंपल। तो सिद्धांत क्या है कि जब भी सैंपल पर मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन आके गिरती हैं तो उनका प्रकीर्णन या स्कैटरिंग हो जाती है उन रेडिएशन की, और ये हमें ऑब्जर्व होता है इंसिडेंट बीम के राइट एंगल पर। तो स्कैटर्ड रेडिएशन जो है उसका डायरेक्शन क्या होता है? इंसिडेंट बीम के का राइट एंगल। मतलब when a sample is hit by a monochromatic radiation, scattering observe होती है। Scattering is observed at right angle to the direction of incident beam। अब ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन है या जो प्रकीर्णित रेडिएशन है, विकिरण है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपतित रेडिएशन या इंसिडेंट रेडिएशन के समान भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। यदि दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन की और प्रकीर्णित रेडिएशन दोनों की फ्रीक्वेंसी समान है तो उसको हम फिर कहते हैं रेले स्कैटरिंग। और यदि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो उसको हम कहते हैं रमन स्कैटरिंग। देखिए ये शो हो रहा है इस डायग्राम के द्वारा। यदि मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी है स्कैटर्ड एस स्कैटरिंग, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी हम न्यू एस से शो करें, जबकि इंसिडेंट या आपतित रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को न्यू आई से शो करें। तो व्हेन न्यू एस इज इक्वल टू न्यू आई तो उसको हम कहेंगे रेले लाइन, ये रेले फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या हम रेले स्कैटरिंग भी कह सकते हैं। दूसरे केस में आप देखिए या तो फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है स्कैटरिंग जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, और या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है। देखिए ये कम शो हो रहा है, ये ज़्यादा शो हो रहा है। तो उसको हमने फिर क्या कहा? उसको फिर हमने कहा है रमन लाइंस कहा है, या हम उसको हम कहते हैं रमन स्कैटरिंग। देखिए रमन लाइंस या रमन स्कैटरिंग कह सकते हैं। तो मान लें यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ रमन स्पेक्ट्रा, तो आप इसको बताएंगे, या आप शुरू ऐसे कर सकते हैं कि जो प्रोफेसर सीवी रमन थे, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सीवी रमन थे, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने 1928 में ये ऑब्ज़र्व करा कि यदि व्हेन अ सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, गैसियस, लिक्विड या सॉलिड, is irradiated with monochromatic light of definite frequency nu, the light scattered at right angle to the incident light, containing lines not only of the incident frequency but also of lower frequency and sometimes of higher frequency as well. Now the lines with lower frequency are called Stokes line, and that of higher frequencies are called anti-Stokes line, and the lines with same frequency are called Rayleigh line. तो ये हो गई Rayleigh line, ये हो गई ये Rayleigh line, ये Stokes line और ये anti-Stokes line। यदि न्यू आई है फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की और न्यू एस है फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट की, तो डिफरेंस यानी कि डेल्टा न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? न्यू आई माइनस न्यू एस। इसको हम रमन फ्रीक्वेंसी या रमन शिफ्ट कहते हैं।
यदि और अगर आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जाए कि रेले लाइन, स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइंस क्या हैं, उसको आप बताइए, तो आप फर्दर इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो इस डायग्राम के द्वारा। देखिए, जब भी फोटोन मॉलिक्यूल से आके टकराता है, मॉलिक्यूल उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर वो एक्साइटेड होता है सम हायर एनर्जी लेवल, यानी कि यह मान लीजिए यहाँ पर है ओरिजिनल लेवल ये है और यहाँ से फोटोन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड लेवल में चला जा सकता है। अब 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो है कि यदि वो रिटर्न हो जाए, एनर्जी को एमिट करके, एनर्जी एमिट हो और उतनी एनर्जी एमिट हो जितनी उसने एब्जॉर्ब करी थी और सेम एनर्जी लेवल पर वो आ जाए। तो ये तो पहली कंडीशन हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस, यानी कि हमें एक रेले स्कैटरिंग, इसको हम क्या कहेंगे, रेले स्कैटरिंग कहेंगे। फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो अपने ओरिजिनल लेवल में वापस नहीं आए, बल्कि एक हायर एनर्जी लेवल में वो वापस आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उससे कम ऊर्जा को उसने उत्सर्जित करी, एमिट करी। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, स्टोक्स लाइन, यानी कि ये कौन सा केस हुआ, जब न्यू एस कम है न्यू आई से, यानी कि ये सी वाला केस हो गया। चौथा केस ये हो सकता है कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिटर्न हो कहाँ पर, और लोअर लेवल पर, इस यहाँ जो ओरिजिनल लेवल से भी नीचे वाले लेवल पे आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जितनी एनर्जी अवशोषित करी थी उससे ज़्यादा एनर्जी को एमिट करी। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटी स्टोक्स लाइन, और इसमें मॉलिक्यूल की ऊर्जा कम हो जाती है। तो ये डिफरेंट आप लाइंस को एक्सप्लेन कर सकते हो इस डायग्राम के द्वारा, रेले लाइन, स्टोक्स लाइन एंड एंटी स्टोक्स लाइन। देखिए ए यहाँ पे दे रखा है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बी में क्या शो हो रहा है, रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग कब कहते हैं, जब दोनों, ये देखिए आप समान एनर्जी लेवल पर आ गए। सी में क्या शो हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोक्स लाइन, यानी कि जब स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। और इसमें फॉर्मेशन ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन, डी में फॉर्मेशन ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन, यानी कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी को मॉलिक्यूल उत्सर्जित करके ओरिजिनल लेवल से भी लोअर लेवल में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ जो कि शॉर्ट नोट्स के रूप में काफ़ी पूछा जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।